Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new topic that is apoptosis. ठीक हो गया। अब हम जो आज टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है एपोप्टोसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एपोप्टोसिस है क्या। एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एपोप्टोसिस is a process of cell that activate enzyme that degrade nuclear and cytoplasmic DNA। यानी एक ऐसा प्रोसेस है सेल डेथ का जिसकी वजह से इंजाइम एक्टिवेट होते हैं और जितने भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए होते हैं वो सारे डिग्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंजाइम एक्टिवेट होते हैं। जब भी इंजाइम एक्टिवेट होंगे तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर डीएनए वो सब क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। फ्रेगमेंट्स फॉर्म फ्रॉम द एपोप्टोटिक एंड दैट इज नोन एज एपोप्टोटिक बॉडी। ये देखो, ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं ना इससे, दैट इज नोन एज एपोप्टोटिक बॉडी। अब बेसिकली उन एपोप्टोटिक बॉडीज का क्या होता है, मैक्रोफेजेस आते हैं उसको सराउंड कर लेते हैं। देखें जैसे कि बुक में भी आपके पास डायग्राम बनी हुई है कि ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है। जब उसके अंदर एपोप्टोसिस हो जाती है तो उसके अंदर बेसिकली देखो ये सेलुलर फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं और इन्हीं एपोप्टोटिक बॉडीज को मैक्रोफेजेस आती हैं और फैगोसाइटोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए एक एपोप्टोसिस जो है वो कैसे सेल की एपोप्टोटिक होती है, ठीक है। मतलब एक जर्नल व्यू है, दैट इज़ नॉट मैकेनिज्म, ठीक है। जो मैकेनिज्म है वो मैं आगे आपको बढ़ाती हूँ। अब इसमें बेसिकली कुछ हमारे पास हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में देखें प्रोलिफरेटिव टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ जो बेसिकली हमारे पास उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करें, ठीक है। वो टिश्यूज़ जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव टिश्यू। बिकॉज अब बेसिकली हमारे पास जब उनको ग्रोथ फैक्टर नहीं ना मिलता, जब ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलता तो सिग्नल आते हैं और वहाँ पे क्या शुरू हो जाती है, एपोप्टोसिस। ऑब्वियसली वो वहाँ पे सेल पड़े हुए हैं, वहाँ पे उनको ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रहा तो बॉडी ने हर मैकेनिज्म को मेंटेन रखा हुआ है तो उसकी एपोप्टोसिस शुरू कर दे। आफ्टर दैट देयर इज़ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको पता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जब होती है वहाँ पे भी एपोप्टोसिस होती है। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था जब एम्ब्रियो बनता है और जब उसके बेसिकली हमारे पास ये देखें, जो बेसिकली हमारे पास उसके जो फिंगर होती हैं इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ना वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन वेब लाइक स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए और ये रिमूव करने के लिए और ये डिजिट्स को, मतलब हमारी उंगलियां जो है एक एक करके सेपरेट हो जाती हैं और जिसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो रिमूव हो जाता है। इसमें क्या होती है, एपोप्टोसिस। अब हमारे पास एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमारे पास, हमको पता है यूट्रस की एक वॉल है, अगर इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसको आके सिग्नल नहीं देना तो बेसिकली जितनी भी यूट्रस की वॉल होती है वो शेड हो जाती है बाय एपोप्टोसिस। पहला मैंने आपको प्रोलिफरेटिव के बारे में बताया, दूसरा मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया, एंडोमेट्रियम के बारे में बताया। अब देखें आगे, देखें ल्यूकोसाइट डेथ आफ्टर इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो एक तो मेरे पास आ गया कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रोब आ गया, इम्यून सिस्टम वहाँ चला गया, इम्यून सिस्टम ने ऑब्वियसली वहाँ जाके प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, ल्यूकोसाइट वहाँ पे पड़े हुए, ऐसा ना हो कि वो फर्दर रिएक्शन करना शुरू हो जाए और उन चीज़ों को हार्म करना शुरू हो जाए जो मेरी बेनिफिशियल है, मेरी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट डेथ आफ्टर इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स टू अवॉइड फर्दर, उसको फर्दर अवॉइड करने के लिए वहाँ पे सिग्नल आते हैं और ल्यूकोसाइट्स की क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस। दैट वाज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस पे, ठीक है। देखें अगर डीएनए को डैमेज पड़ा हुआ है सेल के अंदर, वो सिग्नल देगा, उसकी वजह से क्या शुरू हो जाएगी, एपोप्टोसिस। सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डैमेज डीएनए या कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन पड़ी हुई है तो वो सिग्नल देगी तो उसकी वजह से एपोप्टोसिस होगी, जैसे कि अमाइलोडोसिस में होता है, ठीक है। अमाइलोडोसिस क्या है, ये आगे जाके आप चैप्टर में प्रॉपर इसकी डिटेल है, अमाइलोडोसिस क्या, अमाइलोडोसिस के टाइप्स क्या है, अमाइलोडोसिस कॉजेज क्या है। वैसे अमाइलोडोसिस के बारे में मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अमाइलोडोसिस इज बेसिकली एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन विद इन द बॉडी। डिपॉजिट होता रहता है एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन और वो हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यू और जो सेल्स होते हैं उनको इंजर्ड करता है, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, कुछ हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो आते हैं, उनको बेसिकली एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है। जैसे कि हेपेटाइटिस का वायरस होता है, कोई वायरस होता है वो आता है, वो हेपेटाइटिस को बेसिकली डैमेज करता है और लीवर की एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लिटरली, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो डोंट forget to like and subscribe my channel. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I am going to start the topic of pathology from Robbins.
दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि एपोप्टोसिस क्या है, या उसकी जो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल क्या है, या बेसिकली ये डायग्रामेटिक व्यू से मैंने आपको समझा दिया। अब हम जो आज पढ़ने लगे हैं दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक हो गया। अब एपोप्टोसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा वे है, एक ऐसा प्रोसेस है सेल दैट जिसको हमारी बॉडी मेंटेन रखती है। ठीक है, इसमें 2 किस्म के पाथवे इन्वॉल्व है। ठीक है, ये देखें जैसे कि आपको नज़र आया, आई होप सो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। दैट इज़ इंट्रिंसिक पाथवे, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अब इंट्रिंसिक सेल के अंदर से सिग्नल जाएगा कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। ठीक है, एंड यू हैव टू डू एपोप्टोसिस। अब सेल के अंदर बेसिकली कोई ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, विड्रॉ हो गया, नहीं आ रहा, कोई डीएनए डैमेज हो गया है, कोई टॉक्सिन्स फ्री रेडिकल है, या कोई प्रोटीन फोल्डिंग है, मिस फोल्डिंग प्रोटीन बनी हुई है। ठीक है, तो सेल के अंदर ये सारे हैं। अब वो क्या करेंगे, वो BH3 सेंसर को एक्टिवेट करेंगे। जब BH3 सेंसर एक्टिवेट होंगे, BH3 सेंसर इसको सेंस करेगा बेसिकली। ठीक है, जब BH3 सेंसर इसको सेंस करेगा, वो जाके BCL2 फैमिली को एक्टिवेट करेगा। जब ये एक्टिवेट करेगा ना, ये बेसिकली हमारे पास इफेक्टर हैं, ये सेंसर हैं जिसने इसको सेंस किया, इफेक्टर हैं फिर आगे। अब इसके अंदर बेसिकली पता है आपको हमारे पास क्या होता है, बैग्स और बैग, ये डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती हैं और माइट्रोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को चेंज करती हैं। मतलब ये बैग्स और बैग जो है वो बेसिकली माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगी। जब माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगी तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी को अल्टर कर देंगी। इस वे में अल्टर करेंगी कि बेसिकली हमारे पास इसके अंदर कुछ चैनल्स बना देंगे, और वो चैनल्स को इस तरीके से बनाएंगी कि उससे साइटोक्रोम सी और जितनी अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, क्या साइटोक्रोम सी और अदर एपोप्टोटिक प्रोटीन बाहर आ जाएंगी। जब ये बेसिकली हमारे पास बाहर आ जाएंगे ना, उसकी वजह से बेसिकली हमारे पास जो कैस्पेज हैं, बेसिकली ये देखें आपके पास, ये आपको सारा लिखा हुआ है कि ये BH3 सेंसर्स होते हैं। ठीक है, उसकी BCL2 फैमिली एक्टिवेट होती है, उसमें अपॉप्टोटिक बैग्स और बैग होते हैं, वो जाके माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से साइटोक्रोम सी और प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन बाहर आ जाती है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये जाके कैस्पेज एक्टिवेशन करते हैं। कैस्पेज 9 होता है, उसको जाके एक्टिवेट करते हैं, उसकी वजह से जाके एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन होती है और साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन होती है। एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन की वजह से जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उसको बेसिकली हमारे पास फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और जो साइटोस्केलेटन होते हैं उसकी ब्रेकडाउन। तो इस तरह एक सेल के अंदर उसकी न्यूक्लियस और उसकी साइटोप्लाज्मिक जो बेसिकली ब्रेकडाउन होती है, साइटोस्केलेटन सॉरी, वो कर दी जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे। जब आप ये रीड करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे, जो बेसिकली यहाँ से लिखा हुआ है बेसिकली, ये जितनी मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन की हुई हैं, ये सारा आपको यहीं लिखा मिल जाएगा। उसकी वजह से देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स होते हैं और एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, अब देखो जो सेल होता है ना, सेल की सरफेस पे एक रिसेप्टर लगा होता है जिसको क्या कहते हैं, डेथ रिसेप्टर। डेथ रिसेप्टर कहते हैं कोई भी फैस्ट लाइगेंड होता है, ये बेसिकली हमारे पास लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको फैस्ट लाइगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसने कहा कि सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं अपोप्टोसिस को। ठीक है, उनको क्या ये देखें, जैसे कि लिखा हुआ है रिक्वायर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज डेथ रिसेप्टर, वो बेसिकली ट्रिगर करते हैं किसको, अपोप्टोसिस को। अब ये फैस्ट लाइगेंड होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन होती है, और ये किस पे प्रेजेंट होती है, टी लिम्फोसाइट। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फैस्ट लाइगेंड। जब ये टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं तो फ्रेश एक्सप्रेसिंग, तो ये आपस में बेसिकली क्रॉस लिंक करते हैं। देखें, जब ये बेसिकली डेथ रिसेप्टर के साथ आके फैस्ट लिंक ने इंटरेक्ट किया तो उसकी वजह से अडाप्टर प्रोटीन आई, ठीक है, एक्टिवेट हुई। जब वो अडाप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं वो जाके कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करती हैं। किसको एक्टिवेट करती हैं, कैस्पेज 8। ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि फैस्ट लाइगेंड का आपस में इंटरेक्शन होता है, जब ये आपस में बाइंड होता है तो उसकी वजह से कैस्पेज 8 जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही कैस्पेज 8 एक्टिवेट होगा वो जाके न्यूक्लियस को बेसिकली फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करवाएगा और साइटोस्केलेटन को फ्रेगमेंट्स में डाउन करेगा। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द पाथवे, ये इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, जब आप उसको रीड करेंगे आपको सारा यहाँ से आइडिया हो जाएगा। आगे क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडी, लास्ट इसका टॉपिक है कि अब बेसिकली अगर एपोप्टोटिक सेल बनते हैं तो वो हमारी बॉडी से रिमूव कैसे होते हैं। देखो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो ये बेसिकली हमारे पास एपोप्टोटिक सेल होता है ना, ये ईट मी सिग्नल प्रोड्यूस करता है। नॉर्मल सेल्स में फॉस्फोटिडाइल सेरीन प्रेजेंट होता है इनर लीफलेट में,
मतलब एक सेल है तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोटिडाइलसिरीन। लेकिन जितनी एपोप्टोटिक सेल है ना उसमें ये फॉस्फोलिपिड या जो फॉस्फोटिडाइलसिरीन है, सी, जिसमें ये बेसिकली हमारे पास फॉस्फोटिडाइलसिरीन है, ये बेसिकली हमारे पास एक फ्लिप बना देता है, ठीक है, फ्लिप बनाकर बेसिकली बाहर आता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम पे शो हो रहा है कि ये एपोप्टोटिक सेल है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास ये फॉस्फोटिडाइलसिरीन जो है वो फ्लिप बना देते हैं बाहर। जब ये बेसिकली हमारे पास फ्लिप बना देते हैं ना तो बेसिकली क्या होता है, इसके फ्लिप बनने के बाद जो मैक्रोफेजेस आते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको खा जाएंगे, ठीक है, मतलब इसकी फैगोसाइटोसिस कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास जो अपोप्टोटिक सेल होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं विदाउट इन्फ्लेमेशन, लीविंग एनी ट्रेस और इन्फ्लेमेशन इज वर्चुअली एब्सेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो अपोप्टोसिस होता है, अपोप्टोसिस में कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जबकि नेक्रोसिस में होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और आपको मेरा टॉपिक समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है, दो तरीके के बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।